Goal, nation's leading institute. Hello students, welcome in video solution of Spot Test 9. Myself Saurav Kumar, Chemistry Faculty, Goal Institute. In this video I am going to discuss organic chemistry part. तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो यहां से लिया गया है आइडोफॉर्म टेस्ट से। तो यहां पर तुम देखोगे आइडोफॉर्म रिएक्शन इज गिवन बाय। सबसे पहले तुमको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है बच्चों। कॉन्सेप्ट ये है कि कोई ऐसा एल्कोहल जिस कार्बन पे OH है उसी कार्बन पे अगर एटलीस्ट 1 मिथाइल है और एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम है तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा। और एल्डिहाइड और कीटोन में क्या याद रखना है, कोई ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें C डबल बॉन्ड O के साथ डायरेक्टली अटैच्ड एटलीस्ट 1 मिथाइल होगा वही आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा। तो सबसे फर्स्ट में देखो ये ए वाला इथाइल अल्कोहल है। तो याद रखना बच्चों, प्राइमरी अल्कोहल में मात्र एक इथाइल अल्कोहल ही ऐसा है जो आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है। मैंने क्या बोला, प्राइमरी अल्कोहल में मात्र एक इथाइल अल्कोहल ही ऐसा है जो आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है और कोई नहीं देता है। क्योंकि यहां पर तुम देखोगे जिस कार्बन पे तुमको OH दिया हुआ है वहां पर तुम गौर से देखो तो हाइड्रोजन एटम भी है और मिथाइल भी है तो आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा। एसीटोन में देखो तो एसीटोन में जिस कार्बन पे C डबल बॉन्ड O है उसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड मिथाइल भी है, मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा। ये थर्ड में देखो यहां पर जिस कार्बन पे OH है उसी कार्बन पे तुम गौर से देखोगे तो एक हाइड्रोजन भी है, अब मिथाइल तो 2 है तो मेरे को मतलब है सिर्फ एक से। जिस कार्बन पे OH है वहां पे मिथाइल भी है और हाइड्रोजन भी है, इसलिए ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा। लेकिन डी नहीं देगा क्योंकि जिस कार्बन पे OH है वहां पे सिर्फ और सिर्फ 3 हाइड्रोजन एटम है तो वो एल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट नेगेटिव देगा, पॉजिटिव नहीं देगा। उसके बाद देखो बच्चों, ये आपको कंफ्यूज करता होगा थोड़ा सा, ये C डबल बॉन्ड O के साथ आपको मिथाइल दिखता होगा लेकिन ये आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता है क्योंकि ये कार्बोजिलिक एसिड है। तो याद रखना कार्बोजिलिक एसिड कभी भी किसी भी सिचुएशन में आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव यहां पर नहीं देगा। भले C डबल बॉन्ड O के साथ मिथाइल आपको दिया हुआ है लेकिन ये आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता है, ध्यान रखना। इसलिए इसमें आंसर होगा ABC, यानी कि सेकंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखोगे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। ओके, अब यहां से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कुछ मैचिंग करने वाला क्वेश्चन है। मैच टाइप ऑफ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स इन कॉलम 1 with the technique of separation purification given in column 2। बच्चों सबसे पहले कह रहा है ए में two solids which have different solubility in a solvent and which do not undergo a reaction when dissolved in it। बच्चों एक चैप्टर है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जहां पे आप लोगों को पढ़ना है डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, ये सब पढ़ते हो। वहीं पे हम लोगों को पढ़ना है क्रिस्टलाइजेशन। तो पढ़ना ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ऐसा सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है तो सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्यूरिफिकेशन करने के लिए हम लोग जो यहां पर टेक्निक यहां पे फॉलो करते हैं वो है क्रिस्टलाइजेशन। और उसमें हम लोग देखते क्या है, उसमें हम लोग देखते हैं कि जो दो कंपाउंड का मिक्सचर है उसको अगर अलग करना है तो उसमें हम लोग एक बाहर से सॉल्वेंट को ऐड करते हैं। तो बाहर से एक ऐसा सॉल्वेंट को ऐड करना होता है जिस सॉल्वेंट में ये जो दोनों यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो इंप्योरिटी है वो मिला हुआ है उसका सॉलिडिटी अलग अलग होना चाहिए जो बाहर से सॉल्वेंट तुम मिक्स कर रहे हो। तो बाहर से जो सॉल्वेंट मिक्स कर रहे हो उस सॉल्वेंट में इस दोनों कंपाउंड का सॉल्बिलिटी डिफरेंट होना चाहिए, तो वहां पर हम लोग करते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो बच्चों ए का जो आंसर यहां पर होगा, ए का जो हो जाएगा क्रिस्टलाइजेशन, मतलब ए देखो क्रिस्टलाइजेशन कहां पर है, थर्ड में है। तो थर्ड हो जाएगा जब सॉल्बिलिटी का डिफरेंस जहां कहीं भी लिखे, जैसे तुम पढ़ लेना कि कह रहा है कि कोई दो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका सॉलिडिटी का डिफरेंस है किसी खास पार्टिकुलर सॉल्वेंट में, ये वर्ड जैसे तुमको इस्तेमाल किया डिफरेंट सॉलिडिटी इन ए सॉल्वेंट, तुरंत वहां पर तुम आंसर मारना उसका क्रिस्टलाइजेशन होगा आंसर। उसके बाद दूसरा कह रहा है बी में लिक्विड दैट डिकम्पोजेज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। आप जानते हो एक पढ़े होंगे रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन, पढ़े हो ना, रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन, जिसमें ग्लिसरॉल के बारे में आपने पढ़ा होगा। क्या होता है, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है बॉइलिंग पॉइंट, तो बहुत हाई जब बॉइलिंग पॉइंट है उसका जब सेपरेशन करना हम लोग चाहते हैं डिस्टिलेशन के द्वारा, तो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक जाते जाते या अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही डिकम्पोज कर जाता है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को रिड्यूस करके उसका जितना बॉइलिंग पॉइंट है उससे पहले ही हम लोगों को बॉइल करना पड़ेगा। तो यहां पर जैसे तुमको लिखा कि लिक्विड दैट डिकम्पोजेज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट या
अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही डिकम्पोज करने के लिए यहां पर बोल दिया, तो आप यहां पर आंसर कहोगे डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, यानी 4 होगा ये डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, यानी कि बी का आंसर होगा यहां पर 4। देख लो इसके केस में। उसके बाद स्टीम वोलेटाइल लिक्विड, तो जैसे ही कोई स्टीम वोलेटाइल लिक्विड होगा इसका मतलब उसका हम लोग करेंगे स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे, यानी कि सी का जो होगा इसके केस में 1 हो जाएगा, क्योंकि स्टीम वोलेटाइल लिक्विड का स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे। उसके बाद कह रहा है टू लिक्विड दैट हैव बॉइलिंग पॉइंट्स क्लोज टू ईच अदर। बच्चों तुम जानते हो जिसका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है उसका हम लोग करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो क्रूड ऑयल में आप लोग क्रूड ऑयल का जो करते हैं हम लोग ना, वहां पर डिस्टिलेशन, तो वहां पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही करते हैं। तो याद रखना इसका कि ये अब जो हो गया डी का आंसर हो जाएगा यहां पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डी का हो जाएगा सेकंड। देखो ऐसा कोई मैच कर रहा है क्या बच्चों? ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिया हुआ लाइन है, बस एक बार आपको इंटरेस्ट लेकर के इसको पढ़ने की जरूरत होती है, ठीक है? आप लोग इसको जरूर पढ़े होंगे और जरूर सही सही बनाए भी होंगे। देखो तो कोई ऐसा मैच कर रहा है क्या? ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। देख लेते हैं आगे बढ़ के। तो ऐसा मुझे लग रहा है सिर्फ और सिर्फ मैच कर रहा है फर्स्ट में। ए का 3 हो गया, ए का 3 जो हुआ था क्रिस्टलाइजेशन, बी का 4 हुआ था डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, और सी का फर्स्ट हुआ था स्टीम डिस्टिलेशन, और डी का 2 हो गया था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये हो जाएगा इसका आंसर, सेकंड का फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है 7 नंबर में, इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये दिया हुआ है द पेयर ऑफ hybridized orbitals involved in the formation of C2C3 bond H। बहुत आसान है। सबसे पहले हमको यहां पे ढूंढना पड़ेगा कि C2C3 है कौन। जैसे ये पता चल जाएगा C2C3 कौन है, अपने आप इसका आंसर आ जाएगा। तो आप जानते हो कि जब दोनों साइड से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का भी पोजीशन 1-2 है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का भी पोजीशन 1-2 है, तो डबल बॉन्ड भी 1-2 पे है, ट्रिपल बॉन्ड भी 1-2 पे है, तो प्रायोरिटी किसको देते हैं? डबल बॉन्ड को। एल्कीन सीनियर होता है एल्काइन से, तो यहां पर 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये हो गया, यहां पर नंबरिंग हो गया। अब मेरे को कह क्या रहा है, किसका फॉर्मेशन करना है? C2C3 बॉन्ड। तो C2C3 बॉन्ड किसके ओवरलैपिंग से बना हुआ है? तो निकाल दो उसका तुम हाइब्रिडाइजेशन। तो C2 का हाइब्रिडाइजेशन यहां पर क्या होगा बच्चों? C2 का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड है। और C3 का हाइब्रिडाइजेशन तुमको पूछेगा, तो C3 का हाइब्रिडाइजेशन यहां पर क्या होगा? sp3, क्योंकि यहां पे सिंगल बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, 2 है हाइड्रोजन वाला सिग्मा बॉन्ड और 2 है ये वाला सिग्मा बॉन्ड, यानी कि हो जाएगा इसका 4 सिग्मा बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहां पे 3 सिग्मा बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि इसके केस में तुम करोगे sp2 sp3 लीनियर ओवरलैपिंग के द्वारा यहां पर C2C3 कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि इसका आंसर होगा 3rd। देखो 7 का आंसर तुमको कोई पूछेगा तो कहोगे कौन सा होगा? 3rd। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? आगे चले। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन स्टेटमेंट बिलो। एसर्शन ए में कह रहा है कि नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन एट ए लो टेम्परेचर गिव्स 47% मेटा नाइट्रो एनिलीन। बिल्कुल सही है। आगे बताता हूं आप लोगों को क्या होता है। जब हम लोग नाइट्रेशन करते हैं तो आप जानते हैं कि 51% बनता है पारा नाइट्रो एनिलीन, 47% बनता है मेटा नाइट्रो एनिलीन और मात्र 2% बनता है ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। और उसके बाद कह रहा है इन एसिडिक मीडियम NH2 ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू NH3+ ग्रुप व्हिच इज मेटा डायरेक्टिंग। बिल्कुल सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, यानी कि बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन यहां पर होगा। क्यों होता है थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूं बच्चों आप लोगों को, ठीक है? तो देखोगे होता इसके केस में यह है कि जब तुम नाइट्रेशन करते हो, तो नाइट्रेशन जब करते हो यहां पे एनिलीन का, तो लेते क्या हो? नाइट्रिक एसिड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट 288 केल्विन। जानते हो कि यहां पर मैकेनिज्म होता है ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यहां पर इलेक्ट्रोफाइल का जो काम करता है वो NO2+ करता है। और बच्चों होना तो यही चाहिए था ना, क्योंकि NH2 एक एक्टिवेटर है, +M शो करता है, तो +M शो करने वाले को एक्टिवेटर कहते हैं। तो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होना चाहिए था प्रोडक्ट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके केस में पारा नाइट्रो एनिलीन ये जो बनता है वो बनता है 51%। उसके बाद यहां पर हम लोग इसके केस में बनाते हैं मेटा नाइट्रो एनिलीन,
ये बनाते हैं 47% और एक हम लोग बनाते हैं ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, ये बन जाता है इसके केस में 2%। पहली बात तो ये तुम लोगों को ध्यान रखना है। अब ऐसा क्यों होता है इसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो 8 नंबर का आंसर अपने आप हम लोगों को आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों होता क्या है जानते हो, एनिलीन एक बेस है, जानते हो ना, एनिलीन एक क्या है, बेस, और यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड भी है। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो होता यह है इसके केस में, ये जो एनिलीन है बेस, वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एसिड बेस रिएक्शन कर लेता है। जानते हो नाइट्रेशन जब करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड आपस में रिएक्शन करके NO2+ को जनरेट करता है। सुनोगे ध्यान से मेरी बातों को, मैकेनिज्म तुमने पढ़ा होगा नाइट्रेशन का। सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रेशन में होता है कैटलिस्ट और नाइट्रिक एसिड होता है बेस, आपस में रिएक्शन करके NO2+ को जनरेट करता है। और जब तक नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्शन करके NO2+ को जनरेट करता है, उसी समय 47% एनिलीन इस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर लेता है, एसिड बेस रिएक्शन, और एसिड बेस रिएक्शन होने के बाद यह फॉर्मेशन करता है NH3+ HSO4-। इसी को हम लोग कहते हैं एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसको बोल देते हैं बच्चों। और ये जो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट होता है उसमें जो NH3+ होता है, इसके बारे में याद रखिएगा, ये जो NH3+ होता है ये होता है इसके केस में रिंग डीएक्टिवेटर। यस, रिंग डीएक्टिवेटर होता है और ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो होता क्या है, जब नाइट्रेशन करने के लिए हम लोग जाते हैं एनिलीन का, तो जब तक सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड आपस में रिएक्शन करके NO2+ को जनरेट कर रहा था, उसी समय 47% एनिलीन रिएक्शन कर लिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और 47% बन चुका है एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। उस 47% एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट में NH3+ मेटा डायरेक्टिंग है, इसलिए इसके रिस्पेक्ट में NH3+ के रिस्पेक्ट में कहां जाएगा, मेटा पे जाएगा NH2, और 47% बन जाता है मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट। तो बच्चों याद रखना, जो बचा वहां पर 51% + 2% कितना परसेंट हो गया, 53%, वो एनिलीन जो है 53% बचा हुआ रह गया। तो वहां पे 51% होता है पारा पे, 2% ऑर्थो पे, लेकिन 47% एनिलीन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और वही बनाता है। वहां पे आगे चल के नाइट्रेशन अब करेंगे तो मेटा पे आएगा और फर्दर हाइड्रोलिसिस करने के बाद मेटा नाइट्रो एनिलीन का फॉर्मेशन करता है। तो ये रीजन है, ठीक है। तो अगर तुमको यहां पर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पूछे कि व्हाई 47% मेटा नाइट्रो एनिलीन इज फॉर्म, तो कहोगे in direct nitration of aniline significant amount of meta nitro aniline is also formed because aniline react with sulfuric acid to form anilinium hydrogen sulfate in which NH3+ group is a मेटा डायरेक्टिंग एंड रिंग डीएक्टिवेटर। ये यहां पर करेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन होता है। तो बच्चों ये जो तुम लोगों को यहां पर कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन में सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो यहां पर असर्शन सही है कि नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन एट लो टेम्परेचर गिव्स 47% मेटा नाइट्रो एनिलीन। रीजन भी सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि इन एसिडिक मीडियम NH2 ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू NH3+ ग्रुप, जो कि होता है मेटा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर तुम लोग कहोगे बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये होता है एनसीईआरटी में तुम जरूर पढ़ना, नाइट्रेशन जहां एमीन चैप्टर में दिया हुआ है वहीं पे ये कंप्लीट आप लोगों को लिखा हुआ है लैंग्वेज में, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट रेजोनेंस। देखते हैं रेजोनेंस के बारे में क्या कहा जा रहा है। ऑल द रेजोनेंस स्ट्रक्चर मस्ट हैव ऑल देयर एटम्स इन द सेम रिलेटिव पोजीशन इन स्पेस बट डिफर ओनली इन द प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही बात है, जहां कहीं रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस में तुम लोग जानते हो कि जहां जो एटम ग्रुप है वहीं रह जाता है, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज होता है। यही होता है ना, पाई बॉन्ड का पोजीशन या पाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज होता है, बाद बाकी किसी भी एटम या ग्रुप का पोजीशन चेंज नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही कह रहा है कि ऑल द रेजोनेंस, ये थोड़ा सा इसका स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लेना, रेजोनेंस का ये नहीं होगा इसमें। ऑल द रेजोनेंस स्ट्रक्चर मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये भी यहां पे सही है, जितना इलेक्ट्रॉन इसमें है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होगा।
कभी भी इलेक्ट्रॉन घटना बढ़ना नहीं चाहिए, एटम या ग्रुप का पोजीशन भी चेंज नहीं होना चाहिए, या फिर किसी इलेक्ट्रॉन का नंबर, उसका संख्या, वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि ऑल द रेजोनेंस स्ट्रक्चर मस्ट हैव ऑल देयर एटम्स इन द सेम रिलेटिव पोजीशन। जहां इसमें एटम ग्रुप है वहीं इसमें होना चाहिए, एटम ग्रुप का पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए। सिर्फ क्या चेंज होना चाहिए यहां पे इन स्पेस, बट डिफर ओनली इन द प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ चेंज होना चाहिए, जो कि यहां पर तुमने देखा है, पहले पाई बॉन्ड यहां था, अब यहां आ गया। सेकंड में कह रहा है ऑल द रेजोनेंस स्ट्रक्चर मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये भी करेक्ट है, कभी भी इलेक्ट्रॉन का नंबर दोनों में डिफर नहीं करना चाहिए, वो सेम रहेगा। उसके बाद थर्ड क्या कह रहा है, द एटम पार्टिसिपेटिंग इन द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट लाई इन द सेम प्लेन। बच्चों रेजोनेंस होने के लिए आप जानते हो पहला तो ये है यहां पर कंडीशन कि कंपाउंड शुड मस्ट बी कंजुगेटेड। दूसरा ये वहां पे कंडीशन था कि जितने भी कंजुगेटेड एटम है, ऑल कंजुगेटेड एटम शुड मस्ट बी कोप्लेनर, तभी जाकर रेजोनेंस होता है, वो करेक्ट कह रहा है। 4 में कह रहा है द रेजोनेंस हाइब्रिड हैज हायर एनर्जी देन एनी ऑफ रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर। ये गलत कह रहा है, क्योंकि बच्चों तुम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो क्या कि स्टेबिलिटी जो होता है किसी भी कंपाउंड का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसके मॉलिक्यूलर एनर्जी के, मॉलिक्यूलर एनर्जी के। यानी कि अगर स्टेबिलिटी की बातें करें तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है किसी भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर से, ठीक है, उसी को कहा जाता है रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर। रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर कहने का मतलब हुआ कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसलिए अगर एनर्जी की बातें करें तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर का एनर्जी ज्यादा होता है रेजोनेंस हाइब्रिड से, क्योंकि यहां पर रेजोनेंस हाइब्रिड ज्यादा स्टेबल है, उसका एनर्जी कम होगा। तो ये जो 4 ऑप्शन कह रहा है वो गलत कह रहा है कि द रेजोनेंस हाइब्रिड हैज हायर एनर्जी देन एनी ऑफ द रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर। तो रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर कहने का मतलब होता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर, जो कि कम स्टेबल होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए एनर्जी रेजोनेंस हाइब्रिड का लोअर होता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर से। समझ गए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये सारे ऑप्शन एनसीईआरटी से लिए गए हैं, आपको बहुत काम देगा आगे। अब देखो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बहुत आसान है ये, तो मुझे पूरा उम्मीद है आप सभी ने बनाया होगा इसको सही सही। क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्पीसीज आर एंटी एरोमेटिक। कितना आसान है बच्चों, यहां पर 2 और यहां पर एक लोन पेयर है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको पायरोल कहते हैं, तो पायरोल हो गया एक एरोमेटिक कंपाउंड। यहां पर क्या है 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन जैसे ही हो गया इसको अब हम लोग कहते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। बिल्कुल, इसको एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। यहां पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन जैसे ही हो गया इसको कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। देख सकते हो यहां पे 2 पाई बॉन्ड का मतलब हो गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन अगर हो गया तो ये कंपाउंड को यहां पर हम लोग क्या कहते हैं, फिर से इसको कहते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। यानी कि तुम देख सकते हो 2 and 4, देख लो 2 and 4, यानी कि 4 ऑप्शन यहां पर आ जाएगा तुम लोगों को। 2 and 4 जो होगा ये यहां पर एंटी एरोमेटिक है, बाद बाकी 1st and 3rd ये हो जाएगा हम लोगों को एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आगे चले। बिल्कुल सर, आगे यहां पे चलता हूं। देखो 19 नंबर क्वेश्चन, सुटेबल रिएक्शन कंडीशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल फिनाइल ईथर इज। मिथाइल फिनाइल ईथर पहले समझ रहे हो, तो मिथाइल फिनाइल ईथर कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है, एनिसोल, यही तो बनाना है मेरे को। सबसे फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है, फर्स्ट में हम लोगों को ऐसा कहा जा रहा है जिसमें कि ये दिया है सोडियम फिनॉक्साइड। तुम खुद सोच करके देखो कि क्या सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन मिथाइल अल्कोहल के साथ हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है? अरे ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। ये OH- जो है, ये OH- जो होता है, ये OH- एक्चुअल में पुअर लिविंग ग्रुप होता है, इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक पुअर लिविंग ग्रुप है, ये OH को तुम नहीं हटा सकते हो, तो ये एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है, याद रखना। उसके बाद बी ऑप्शन देखो, तो सेकंड ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है कि PHBr है। PHBr कहने का मतलब मेरा ये हुआ, यहां पर यह है ब्रोमोबेंजीन, और इसका रिएक्शन किसके साथ कराया गया है? यहां पे इसका रिएक्शन कराया गया है सोडियम मिथॉक्साइड के साथ, और हीट वीट कुछ दिया भी नहीं है, मतलब इसका रिएक्शन यहां पर तो होगा नहीं। जानते हो कि जब हेलोजन
जब हेलोजन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है तो बहुत ज्यादा विगरस कंडीशन में रिएक्शन होता है, इजीली हो नहीं सकता है, और यहां हीट वगैरह कुछ लिखा हुआ है नहीं, तो SN1 या SN2 कुछ नहीं होगा। बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, तब जाकर के ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड यहां पर ब्रोमीन का पर है, तो ये बहुत हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पे ब्रेक होता है, तो आसानी से ये रिएक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो थर्ड ऑप्शन में हम लोगों को जो कह रहा है वो बेंजीन है, और बेंजीन का रिएक्शन यहां पर करने के लिए कह रहा है मिथाइल ब्रोमाइड के साथ। कैसे होगा रिएक्शन, ना कुछ है यहां पर कैटलिस्ट वगैरह, और इससे भी तुमको वो कैसे आएगा, एनिसोल तो आ नहीं पाएगा, तो इससे तुमको नहीं बन सकता है। आंसर इसका 4 ऑप्शन होगा। 4 ऑप्शन कैसे होगा समझते हैं। 4 ऑप्शन इसलिए होगा क्योंकि यहां पर एक दिया हुआ है सोडियम फिनॉक्साइड, इसका रिएक्शन हम लोगों को दिया हुआ है मिथाइल ब्रोमाइड के साथ। बच्चों तुमने पढ़ा होगा विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, पढ़ा है ना, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, उसी में तुम लोगों ने पढ़ाई किया होगा कि सोडियम या पोटासियम एल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड, क्या बोला मैंने, सोडियम या पोटासियम एल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड का रिएक्शन जब तुम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के साथ करते हो तो बच्चों यहां पर होता है SN2 पाथवे, और SN2 पाथवे जैसे ही तुम करोगे तो इसी के केस में तुमको जो फॉर्मेशन करने वाला है यही फॉर्मेशन करेगा मिथाइल फिनाइल ईथर, यानी एनिसोल का फॉर्मेशन इसी मेथड से हो जाएगा SN2 पाथवे के द्वारा। विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस कहते हैं। आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, 4। इस तरीके से तुम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 19 हो गया। उसके बाद आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही आसान है, आसान है कि नहीं है, तुम लोगों ने बनाया होगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी से है ये। जब तुम एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में जाओगे तो वहां पे तुमको पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसी से लिया गया है। तो इसमें कह रहा है कि स्टेटमेंट नंबर 1 में कह रहा है द लोअर एल्डिहाइड हैव मोर फ्रेग्नेंट ऑर्डर। फ्रेग्नेंट का मतलब होता है प्लीजेंट ऑर्डर, जो कि गलत कह रहा है। लोअर एल्डिहाइड जो होता है ना, बहुत ज्यादा शार्प पंजेंट ऑर्डर होता है, मतलब अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है, बहुत गंदा स्मेल होता है। ये एकदम स्टेटमेंट ये जो है ना रॉन्ग है, गलत है कि द लोअर एल्डिहाइड हैव मोर फ्रेग्नेंट। फ्रेग्नेंट का मतलब होता है जो परफ्यूम का स्मेल होता है ना, अच्छा स्मेल, वो होता है फ्रेग्नेंट कहलाता है। तुम एडवर्टाइजमेंट भी देखता होगा, देता है परफ्यूम का प्रचार, तो उसमें कहते हैं नाइस फ्रेग्रेंस, हो तो वो फ्रेग्रेंस हम लोग इस्तेमाल करते हैं परफ्यूम के लिए। तो ये यहां पर गलत कह रहा है कि लोअर एल्डिहाइड हैव मोर फ्रेग्नेंट ऑर्डर, गलत है। ये ज्यादा पंजेंट ऑर्डर होता है, ये अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है। एज द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस द ऑर्डर बिकम्स मोर पंजेंट एंड लेस फ्रेग्नेंट, ये गलत कह रहा है। तो यहां पर साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस द ऑर्डर बिकम्स मोर फ्रेग्नेंट, यानी कि लेस पंजेंट होता है। ये जो होता है ना लेस पंजेंट हो जाता है। अगर साइज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन बढ़ते जाता है तो साइज अगर बड़ा होते जाता है तो पंजेंट डिक्रीज होता है, तो लेस पंजेंट एंड मोर फ्रेग्नेंट होगा यहां पर। ये गलत स्टेटमेंट कह रहा है, स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो गलत है। उसके बाद सेकंड जो कह रहा है वो करेक्ट है। क्या कह रहा है, मेनी नेचुरली अकरिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन आर यूज्ड इन द ब्लेंडिंग ऑफ परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। क्योंकि बहुत ज्यादा जो हायर एल्डिहाइड कीटोन होता है वो हायर एल्डिहाइड कीटोन का स्मेल बहुत अच्छा होता है, उसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा होता है, इसलिए नेचुरली अकरिंग जो भी हायर एल्डिहाइड कीटोन होता है उसका इस्तेमाल करते हैं परफ्यूम में मिक्स करने में, यानी कि ब्लेंडिंग कर, उसी को ब्लेंडिंग का मतलब हो गया मिक्स करना किसी चीजों को परफ्यूम में या फ्लेवरिंग एजेंट में। तो ये यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट टू फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, यानी कि 22 का आंसर हो जाएगा यहां पे बच्चों 4 हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को, वेरी गुड। देखो ये कहां पे मिलेगा आपको, एनसीईआरटी में जाना चाहिए एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में, वहां पर जब तुम जाओगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी जहां पे पढ़ना है वहीं पे दिया हुआ है ये। उसके बाद देखो मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, बच्चों ये आइसोमेरिज्म से लिया गया है। अब इसको देखते हैं कैसे पहचानेंगे। तुम देखो ए वाला जो है ना, इसमें पैरेंट चेन काउंट करो 1 2 3 4, ये 4 कार्बन का पैरेंट चेन है। लेकिन इसमें देखोगे पैरेंट चेन 1 2 3 कार्बन का है, मतलब ये चेन आइसोमर्स है, यानी ए का आंसर यहां पर जो होगा वो चेन आइसोमर्स यानी कि थर्ड होगा। एक बात याद रखना, जब भी कार्बन एज ए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट वाला फंक्शनल ग्रुप होता है, जब भी कार्बन एज ए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट वाला फंक्शनल ग्रुप होता है, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होता है जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होता है। तो अक्सर बच्चा गलती करके इसको पोजिशनल समझ लेता है, ये पोजिशनल है ही नहीं, नंबरिंग होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन से। कार्बोक्सिलिक एसिड जहां आ जाता है
लाइन वहीं से शुरू होती है, इसलिए 1 2 3 4, 1 2 3, यहां पे 4 कार्बन का पैरेंट चेन, यहां 3 कार्बन का, तो चेन आइसोमर्स हो गया। बी में देखो बच्चों, ये क्या है, इसको कहते हैं ईस्टर, याद रखना ये है ईस्टर, और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और दोनों का फॉर्मूला सेम है, यहां भी 2 कार्बन है, यहां भी 2 कार्बन, यहां भी 2 ऑक्सीजन, यहां भी 2 ऑक्सीजन, यहां भी 3 1 4 हाइड्रोजन, यहां भी 4 हाइड्रोजन। तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है ईस्टर, एक ही फॉर्मूला से बना हुआ, फंक्शनल ग्रुप अलग है, इसलिए कहलाता है फंक्शनल आइसोमर्स, यानी कि बी का आंसर हो जाएगा यहां पर 1। अब सी के बारे में सोचते हैं, सी क्या है बच्चों, सी में तुम देखोगे ये है ईथर, ये भी है ईथर, यानी कि फंक्शनल ग्रुप सेम है, और फंक्शनल ग्रुप सेम है तो इसके राइट में क्या है, 1 कार्बन का मिथाइल, इसके राइट में क्या है, 2 कार्बन का इथाइल, इसके लेफ्ट में क्या है, 3 कार्बन का प्रोपाइल, इसके लेफ्ट में क्या है, 2 कार्बन का इथाइल। तो जानते हो कि जब एक फंक्शनल ग्रुप कोई जो बाइवेलेंट है उसके दोनों साइड एल्काइल डिफरेंट हो गया, तो अगर दोनों साइड एल्काइल डिफरेंट हो गया उसको क्या कहते हैं, मेटामर्स कहते हैं। तो यहां पर राइट का राइट से कंपेयर करो, लेफ्ट का लेफ्ट से कंपेयर करो, अगर दोनों में एल्काइल डिफर कर रहा है, यहां राइट में मिथाइल है, यहां राइट में इथाइल है, यहां लेफ्ट में प्रोपाइल है, यहां लेफ्ट में इथाइल है, तो यहां पर एल्काइल दोनों साइड डिफरेंट हो गया, इसको कहा जाता है मेटामर्स ऑफ ईच अदर, यानी कि सी का आंसर हो जाएगा सेकेंड। और फिर डी का देखो कौन सा हो सकता है, डी में क्या है बच्चों, यहां पर 1 2 3 कार्बन का पैरेंट चेन, और यहां भी देखोगे तो 1 2 3 कार्बन का पैरेंट चेन, यानी पैरेंट चेन दोनों में सेम है। इसमें एल्कोहल 1 पे है, इसको कहते हैं प्रोपेन 1 ऑल या फिर नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल, इसको कहते हैं प्रोपेन 2 ऑल या फिर इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। तो नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल एक दूसरे का पोजिशनल आइसोमर्स हुआ, क्योंकि यहां 1 पे OH है, यहां पे 2 पे OH है, तो डी का आंसर हो जाएगा यहां पर 4। देखो कोई ऐसा ऑप्शन तुमको मैच कर रहा है क्या, आसानी से जल्दी तुम देख लो, यहां पर ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4, ऐसा कोई मैच कर रहा है क्या, ए का 3, बी का 1, सी का 2, सी का 2 हो गया, ठीक है, और डी का 4 हो गया, और बी का 1 हो गया, ये हो गया फंक्शनल आइसोमर्स, ए का हो गया 3, ए का 3, एक ही ऑप्शन तो है, ए का 3, अरे यहां पे इतना आसान क्वेश्चन हो गया, ए का 3 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है ही, यानी कि 4 इसका हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान देना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर 28, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कहां से लिया गया है पता है, ये लिया गया है एमीन चैप्टर से। एमाइन चैप्टर में जब तुम जाओगे बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ने के लिए, तो वहां पर बेसिक स्ट्रेंथ में तुम लोगों को एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें ये नाम लिखा हुआ है इसी प्रकार से, और फिर तुमको वहां पर पीकेबी का वैल्यू दिया हुआ है, तो वो पीकेबी के वैल्यू को रटना नहीं है, याद नहीं करना है, उसके आधार पे हमको करना है बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल पीकेबी का वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीकेबी, और जब तक बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ अगर निकालने के लिए कहे और जब तक मीडियम मेंशन ना हो, जब तक मीडियम मेंशन ना हो तब तक हम लोग निकालते हैं एक्वाटिक मीडियम में। जब मिथाइल और इथाइल दिया हुआ रहता है एमीन में, मिथाइल और इथाइल एमीन में दिया हुआ रहता है, मीडियम नहीं दे रहा हो तब तक तुमको एक्वाटिक मीडियम में बताना होता है। और जानते हो अगर मिथाइल है तो मिथाइल के केस में होता है 213, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, और इथाइल में होता है 231, 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। इस बात को याद रखना। अब यहां पर क्या है वो आपको पहले लिखना पड़ेगा। तो देख लो, एक है इथेनामाइन, तो इसके केस में हम लोगों को पहले स्ट्रक्चर को लिख लेना पड़ेगा कि एक हम लोगों को दिया हुआ है इथेनामाइन। इथेनामाइन कहने का मतलब ये हो गया, समझ में आ रहा है। उसके बाद एन डाई इथाइल, तो एन डाई इथाइल इथेनामाइन कहने का मतलब हो गया CH2 CH3 और फिर यहां पर CH2 के साथ CH3, ये हो गया एन डाई इथाइल इथेनामाइन। उसके बाद एन इथाइल इथेनामाइन, तो एन इथाइल इथेनामाइन कहने का मतलब हुआ CH3 CH2 NH के ऊपर CH2 एंड CH3। इसको पहले नोट करो बच्चों, इसको अच्छे तरीके से एक एक चीजों को हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इथेनामाइन, एन डाई इथाइल इथेनामाइन, फिर हो गया एन इथाइल इथेनामाइन, फिर है एन मिथाइल मिथेनामाइन। तो एन मिथाइल मिथेनामाइन कहने का मतलब ये हो गया 4, ये मैंने लिखा 3rd। उसके बाद है एन मिथाइल मिथेनामाइन के बाद आपको कह रहा है मिथेनामाइन, तो मिथेनामाइन कहने का मतलब हुआ
CH3NH2, ये हो गया 5। बढ़िया से इसको पहले नोट करो, ये सब अच्छे से समझोगे तभी समझ में आएगा। उसके बाद NN डाइमिथाइल मिथेनामाइन, NN डाइमिथाइल मिथेनामाइन, ये हो गया हम लोगों को NN डाइमिथाइल मिथेनामाइन। पहले इसको तुम नोट कर लो बच्चों, ये समझ आ गया। अब समझाता हूं इसका किसका बेसिकेशन ज्यादा होगा, किसका कम होगा, समझते हैं इस बातों को। अब देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको याद भी रखना पड़ेगा कुछ बातों को, ठीक है। डायरेक्ट चाहोगे कि कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन जाए, थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है। तो पहले मैंने क्या किया, जितने भी आपको दिया हुआ है बॉक्स में नाम एनसीईआरटी में, सबको एक जगह आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेना। तो ये हो गया इथेनामाइन, ये हो गया NN डाइइथाइल इथेनामाइन, थर्ड हो गया N इथाइल इथेनामाइन, 4 हो गया N मिथाइल मिथेनामाइन, 5 हो गया मिथेनामाइन और 6 हो गया NN डाइमिथाइल मिथेनामाइन। बच्चों आप जानते हो कि अगर मिथाइल है तो मिथाइल के केस में एक्वाटिक मीडियम में होता है 213, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री मिथाइल में। इथाइल में क्या होता है 231। तो अगर मिथाइल है तो 213 होता है, इथाइल है 231 होता है। अब यहां पे मिथाइल और इथाइल दोनों है, तो जब मिथाइल और इथाइल दोनों दिया हुआ रहता है तब किसका 2 डिग्री का ज्यादा होगा। तो याद रखना, जब मिथाइल का भी 2 डिग्री है और इथाइल का भी 2 डिग्री है तो इथाइल वाले का ज्यादा होता है मिथाइल से। तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ यहां पे जो होगा वो थर्ड का होगा, यानी कि 2 डिग्री वाला इथाइल का होगा, 2 डिग्री वाला इथाइल का होगा। उसके बाद 3 डिग्री वाला इथाइल का होगा, इथाइल का ही अब होता है। तो 3 के बाद हो जाएगा 2। ये तुम पीकेबी के वैल्यू के आधार पे एनसीईआरटी से जरूर देखना, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि सबसे पहले 2 डिग्री वाला जो इथाइल का दिया हुआ है 2 डिग्री, तो इथाइल वाले 2 डिग्री का होता है, फिर इथाइल वाले 3 डिग्री का होता है, उसके बाद होता है मिथाइल वाले 2 डिग्री का। तो मिथाइल वाले 2 डिग्री हो गया यहां पर 4। ये थोड़ा मेमोरी बेस्ड है, आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद हो जाएगा इथेनामाइन 1 का हो जाएगा, उसके बाद यहां पर हो जाएगा 5 का, यानी कि मिथेनामाइन का हो जाएगा, और सबसे कम जो होगा यहां पर वो 6 का हो जाएगा, मिथाइल वाला टर्सरी का हो जाएगा। तो ये पीकेबी के वैल्यू के आधार पे बच्चों यहां पर लिया जाता है। तो 28 का आंसर यहां पर तुम मैच करा करके देख लो कौन सा आ रहा है, यानी कि 3 का आ गया, 3 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद 3 के बाद 2 आ गया, और 2 के बाद 4 आ गया, 6 किधर गया, 6 सबसे कम में आ गया, 3 2 4 1 5 6, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया। बच्चों थोड़ा सा यहां पर तुमको याद करना पड़ेगा। तुम जाओगे एमीन चैप्टर में बॉक्स में, वहां पर पीकेबी का वैल्यू दिया हुआ है, उसके आधार पे पीकेबी के वैल्यू के डेटा को याद मत करना, उसको एक जगह लिख लेना और कहना सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा N इथाइल इथेनामाइन, उसके बाद होगा NN डाइइथाइल इथेनामाइन, उसके बाद हो जाएगा तुमको N मिथाइल मिथेनामाइन, उसके बाद हो जाएगा इथेनामाइन, उसके बाद हो जाएगा मिथेनामाइन, उसके बाद हो जाएगा NN डाइमिथाइल मिथेनामाइन, उसके बाद हो जाएगा बेंजाइलमिन, फिर हो जाएगा NN डाइमिथाइल एनिलीन, फिर हो जाएगा N मिथाइल एनिलीन, लास्ट में हो जाएगा तुमको एनिलीन। दिया हुआ एनसीईआरटी में पूरा सीक्वेंस को याद करना, यहां से उठाकर पूछता है, क्योंकि तुम जानते हो इसमें पीकेबी का वैल्यू जो दिया हुआ है प्रैक्टिकल डेटा से और एक्वाटिक मीडियम में यहां पे निकालना होता है। जब तक मीडियम मेंशन ना हो एक्वाटिक मीडियम में निकालते हैं, और मिथाइल अगर है तो 213 यानी 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, इथाइल है 231 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, लेकिन दोनों जब मिक्स करके दिया हुआ है तो बड़ा कंफ्यूजन होता है, याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए हर हाल में इसको पूरी तरह से स्ट्रक्चर बना करके और समझ करके इसको तुम याद कर लेना, ठीक है। ओके, अब आते हैं, ये 28 का आंसर हो गया सेकंड। अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग इज। फिर से एक बार एल्डिहाइड कीटोन से लिया गया है। बच्चों यहां पे तो बहुत ही आसान है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहां से निकालेंगे O, यहां से निकालेंगे 2H, H2O बाहर कर दो। तो H2O बाहर करने के बाद जो बचा उसको कंबाइंड कर दो, हो गया। तो H2O बाहर कर दिया, बचा C डबल बॉन्ड N NH, और जो यहां पर रिंग है उसको ऐड कर दिया, बात खत्म, ये करेक्ट है। यहां पे देखो इसमें क्या करना है, ये ऐसा है एक्चुअल में, इसका स्ट्रक्चर जो है ना, ये C डबल बॉन्ड O एक्चुअल में ये है, इसको जैसे दिखा रहे हैं ये ऐसे लिख दो, और ये जो एमीन तुमको ऐसे दिख रहा है ना, इसको ऐसे करके दिखा दो, NH2 CH2 एंड CH3 प्राइमरी एमीन।
तो प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, क्या बनता है? सी बेस बनता है, तो सी बेस बन जाएगा यहां पर। तो ये जो हुआ C डबल बॉन्ड N, तो C डबल बॉन्ड N CH2CH3 और ये मिथाइल तो है ही, यानी C बेस का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन प्राइमरी एमीन के साथ करते हैं, C बेस बनता है। ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। उसके बाद देखो ये गलत है, थर्ड वाला बिल्कुल गलत है। थर्ड वाला क्यों गलत है? क्योंकि ये जो हम लोगों को दिया हुआ है R CH डबल बॉन्ड CH और यहां पे CH डबल बॉन्ड O, बच्चों पता है ये रिएक्शन करवा दिया है लेफ्ट वाला NH2 से। लेफ्ट वाला NH2 के साथ रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि इसका लोन पेयर C डबल बॉन्ड O के साथ कंजुगेटेड है। तो यहां पे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका होगा? NH2, ये जो राइट वाला है उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, क्योंकि यहां पर रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है वो होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन। तो लेफ्ट वाला जो है NH2 उसके साथ रिएक्शन होगा ही नहीं, ये होगा राइट वाला जो ये है उसको घुमा करके लिखना पड़ेगा पहले, क्योंकि ये NH2 का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है खुद। तो जब ये खुद रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होता है, वो रिएक्शन में नहीं जाएगा। तो ध्यान रखना ये सेमी कार्बाजाइड है, तो सेमी कार्बाजाइड में जो NH2 NH के साथ है वही रिएक्शन में जाएगा, जो NH2 C डबल बॉन्ड O के साथ है वो रिएक्शन में नहीं जाएगा। तो यहां से H2O को बाहर करोगे तब जाकर के हम लोगों को आंसर यहां पर बनेगा CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड N, N के साथ हो जाएगा NH और फिर C डबल बॉन्ड O, इसके साथ होगा इसके केस में NH2। ये होगा करेक्ट आंसर यहां पर, ठीक है। तो ये तुमको गलत कह रहा है, वही तो पूछ रहा है इनकरेक्ट कौन सा, ये गलत है। तो याद रखना ये है फर्स्ट, ये है सेकंड। तो कोई पूछेगा ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका होगा, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो सेकंड वाला NH2 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है फर्स्ट से, इसलिए सेकंड वाला NH2 ही रिएक्शन में जाएगा, फर्स्ट वाला नहीं जाएगा। ये रिएक्शन करवा दिया है इसी के साथ, इसलिए गलत है। और ये तो फिर जानते ही हो NH2 का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होता है OH से, तो यहां NH2 में से निकलेगा 2H, यहां से O, तो C डबल बॉन्ड N के साथ OH, ये करेक्ट है। तो इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो 31 का आंसर यहां पर हो जाएगा हम लोगों को थर्ड। करेक्ट है, समझ में आ गया ना? अरे ऐसे होता है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट लिया गया है एल्डिहाइड कीटोन से, ठीक है। उसके बाद कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए रिड्यूसिंग शुगर। बच्चों जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे कि कौन यहां पे रिड्यूसिंग शुगर है, तो कैसे निकालने का, सुनो बहुत आसान है। तुमको देखने का कि हेमी एसिटल कहां है, जहां एक ही कार्बन के ऊपर एल्कोहल भी होगा ईथर भी होगा, एक ही कार्बन के ऊपर एल्कोहल होगा ईथर होगा और एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम होगा। तो देखो एक ही कार्बन पे एल्कोहल भी है और ये क्या है, ईथर है। तो ये यहां पर एल्कोहल है, ये क्या है, ईथर है और एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन है। तो जहां हेमी एसिटल होगा, तो हेमी एसिटल के बारे में जानते हो, ये टॉलेंट टेस्ट फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव देता है, मतलब वो रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो जिस शुगर में, जिस कंपाउंड में एक ही कार्बन पे एल्कोहल हो ईथर हो और एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन हो, वो रिड्यूसिंग होगा। यहां पे देखो OCH3 है, ईथर है, लेकिन कोई एल्कोहल है क्या? कोई कार्बन ऐसा इसमें नहीं है जहां एक ही कार्बन पे ईथर भी हो और एल्कोहल भी हो, नहीं है। यहां भी तुम देखो एक ही कार्बन पे कहीं पे भी एल्कोहल और ईथर दोनों नहीं है, यहां पे देखोगे दोनों ईथर है। यही यहां पर देखना है कि एक ही कार्बन पे एल्कोहल भी चाहिए, ईथर भी चाहिए और एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन चाहिए, उसी को कहते हैं हेमी एसिटल। और ऐसा शुगर जो भी होगा वो रिड्यूसिंग शुगर होगा। तुम चेक करना एनसीईआरटी में, तो इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट तुमको मिलेगा। माल्टोज में और लैक्टोज में हेमी एसिटल होगा, मतलब एक ही कार्बन के ऊपर OH और ईथर भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, उसको कहते हैं रिड्यूसिंग। लेकिन सुक्रोज का देखना, तो सुक्रोज में एक ही कार्बन के ऊपर एल्कोहल और ईथर नहीं होगा, इसलिए उसमें हम लोग कहते हैं कि नॉन रिड्यूसिंग होता है सुक्रोज। देखना बच्चों, आंसर होगा इसका फर्स्ट। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 37 में तो बहुत आसान है, तुम जानते हो AgCN के साथ रिएक्शन करवाते हो तो नाइट्रोजन से लिंकेज होता है, तो नाइट्रोजन से लिंकेज होता है तो आइसोसाइनाइड बनता है। तो AgCN के साथ जब रिएक्शन होता है तो आइसोसाइनाइड बनता है, और NaCN के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, साइनाइड बनता है। तो ये Na+CN- यहां कार्बन से लिंकेज होता है, यहां पर नाइट्रोजन से लिंकेज होता है। तो देख लो कोई ऐसा ऑप्शन है क्या? फर्स्ट ऑप्शन तो गया काम से, होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन गया काम से, दोनों में कार्बन से लिंकेज दिया है, होगा नहीं। थर्ड ऑप्शन यहां पर करेक्ट लग रहा है, क्योंकि ये AgCN के साथ, क्योंकि हमको रिस्पेक्टिवली क्या पूछ रहा है, A एंड B। तो A बनेगा आइसोसाइनाइड, नाइट्रोजन से लिंकेज होता है। तो जब भी सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन होता है तो नाइट्रोजन से लिंकेज होता है, तो यहां पर बनेगा आइसोसाइनाइड। NaCN या KCN के साथ रिएक्शन होता है तो वहां पर कार्बन से लिंकेज होता है। तो सिंपली हम लोगों को NaCl निकालना है, AgCl निकालना है, और AgCN में
नाइट्रोजन से लिंकेज करना है और NaCN में कार्बन से लिंकेज करना है, तो 37 का आंसर हो जाएगा यहां पर थर्ड। बात खत्म, आसान क्वेश्चन है। उसके बाद देखो बच्चों 40 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ दीज रेडिकल्स। सबसे पहली बात, सबसे कम स्टेबल थर्ड होगा, क्योंकि कम से कम फर्स्ट और सेकेंड में रेजोनेंस हो रहा है रेडिकल का, फर्स्ट एंड सेकेंड में रेजोनेंस हो रहा है और थर्ड में रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है। तो यहां पर पाई बॉन्ड रिंग के अंदर है ही नहीं, रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, तो सबसे कम स्टेबल कौन होगा? थर्ड। अब देखते हैं कि फर्स्ट एंड सेकेंड में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, क्या डिफरेंस है, डिफरेंस खोजो तुम। तो डिफरेंस क्या है बच्चों, यहां पर भी 3 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस, यहां भी 3 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस। लेकिन याद रखना ये जो मिथाइल है, मिथाइल बच्चों याद रखना, मिथाइल ग्रुप पारा पोजीशन पे हाइपर कंजुगेशन एज वेल एज प्लस आई दोनों शो करता है। तो यहां पर हाइपर कंजुगेशन एज वेल एज प्लस आई दोनों शो करता है मिथाइल, लेकिन मेटा पोजीशन पे मिथाइल सिर्फ प्लस आई शो करता है। तो बच्चों याद रखना, मेटा पोजीशन पे मिथाइल सिर्फ प्लस आई शो करता है, जबकि पारा पोजीशन पे हाइपर कंजुगेशन एज वेल एज प्लस आई दोनों शो करता है। यही कारण है कि मिथाइल ग्रुप पारा पोजीशन पे ज्यादा स्ट्रॉन्गर डोनर होता है कंपेयर टू मेटा पोजीशन। याद रखना, मिथाइल ग्रुप पारा पोजीशन पे ज्यादा स्ट्रॉन्गर डोनर होता है कंपेयर टू मेटा पोजीशन, बिकॉज एट पारा पोजीशन मिथाइल ग्रुप ऑपरेट हाइपर कंजुगेशन एज वेल एज प्लस आई बोथ, while at meta position methyl group operate only plus I effect। यानी कि आंसर इसका होगा 1 2 3। इस तरीके से तुम इसका आंसर कर दोगे, 40 का हो जाएगा 1। जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, या प्लस आई ज्यादा होगा तो मोर स्टेबल होगा, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन के द्वारा भी इलेक्ट्रॉन डोनेट यहां पे करता है मिथाइल, तो हाइपर कंजुगेशन डोमिनेंट होता है प्लस आई के ऊपर, इसलिए मेटा पे सिर्फ प्लस आई है, तो हाइपर कंजुगेशन डोमिनेंट होगा इसमें, तो मोर स्टेबल 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। जानते हो प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन जो यहां पर लग रहा है वो रेडिकल को स्टेबलाइज करता है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बच्चों सीखो इसको। नेक्स्ट एक बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है, 43 नंबर क्वेश्चन। समझते हैं 43 में हम लोगों को क्या कहता है। 43 में हम लोगों को यह कह रहा है कि ईज ऑफ बीटा डिहाइड्रोब्रोमिनेशन अमॉन्ग दिज सबस्ट्रेट अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस विल बी इन द ऑर्डर। पहली बात, जैसे हमको लिखा स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में होता है E2 पाथवे। यहां पर हम लोगों को लेना है कौन सा पाथवे? E2, क्योंकि लिख दिया स्ट्रॉन्ग बेस। तो किसी भी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करते हैं तो यहां पर E2 पाथवे होता है, और E2 पाथवे में जब भी होगा तो एंटी इलिमिनेशन होगा। तो एंटी इलिमिनेशन हम लोगों को करना है यहां पर। अब तुम देखो बच्चों, जहां से ब्रोमीन निकलता है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से निकलता है हाइड्रोजन एटम, वही होता है ना। तो ब्रोमीन यहां पे निकल रहा है ब्रोकेन लाइन से, और दोनों साइड ऊपर या नीचे जो कार्बन है वहां पे मिथाइल है डार्क लाइन पे। तो यहां से ब्रोमीन निकलेगा, यहां पे ब्रोकेन लाइन पे क्या है? हाइड्रोजन। यहां भी ब्रोकेन लाइन पे क्या है? हाइड्रोजन। मतलब ये भी कैसा हो गया? सीन। ध्यान से देखो तुम यहां पर, चूंकि सेम साइड से निकल रहा है ब्रोमीन भी, और ऊपर नीचे जो मिथाइल है वो डार्क लाइन पे है, तो हाइड्रोजन भी सेम साइड हो गया ब्रोकेन लाइन पे, ये भी हो गया सीन, और ये भी कैसा हो गया? सीन। यानी दोनों साइड रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। यहां देखो, ब्रोमीन है डार्क लाइन, ऊपर में मिथाइल है डार्क लाइन, मतलब यहां पे जो हाइड्रोजन होगा कहां होगा? ब्रोकेन लाइन। यहां नीचे कुछ नहीं है, मतलब एक हाइड्रोजन को मान लेंगे हम लोग डार्क लाइन, और एक हाइड्रोजन को हम लोग मान लेंगे कहां पे? ब्रोकेन लाइन। मतलब तुम देखो, ब्रोमीन निकल रहा है डार्क लाइन से, ध्यान समझ आ रहा है? ध्यान से एकदम देखो, ब्रोमीन निकल रहा है डार्क लाइन से, और हाइड्रोजन ऊपर से चाहे नीचे से वो निकल रहा है ब्रोकेन लाइन से, यानी अपोजिट डायरेक्शन से निकल रहा है। एक निकल रहा है एबव द प्लेन और एक निकल रहा है बिलो द प्लेन, यानी कि ये हो गया दोनों साइड एंटी इलिमिनेशन। यहां दोनों सीन था तो नो रिएक्शन, यहां पे दोनों साइड पॉसिबल है। यहां देखो, ब्रोमीन है ब्रोकेन लाइन और ऊपर मिथाइल है डार्क लाइन, मतलब यहां पे जो हिडन हाइड्रोजन होगा वो कहां होगा? ब्रोकेन लाइन होगा। यहां पे कुछ नहीं है, मतलब एक हाइड्रोजन को मान लेंगे ब्रोकेन लाइन और एक हाइड्रोजन को मान लेंगे डार्क लाइन। तो बच्चों, ब्रोमीन निकल रहा है ब्रोकेन लाइन से और H निकल रहा है डार्क लाइन से, मतलब इसको हम लोग क्या कहेंगे? एंटी इलिमिनेशन। ये पॉसिबल होगा और ये हो जाएगा सिन, जो कि पॉसिबल नहीं है। हो गया आंसर। यहां सेकेंड ऑप्शन में देखो, सेकेंड ऑप्शन में दोनों एंटी है, क्योंकि ब्रोमीन निकल रहा है डार्क लाइन और दोनों में हाइड्रोजन ब्रोकेन लाइन पर है, दोनों एंटी।
थर्ड में एक सिन एक एंटी, और फर्स्ट में दोनों सिन। एक्चुअल में फर्स्ट में डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होगा ही नहीं, दोनों सिन है, और कभी भी E2 में सिन एलिमिनेशन नहीं पॉसिबल होता है, सिर्फ एंटी हो सकता है। आंसर इसका हो जाएगा 2 3 1। इसका आंसर हो जाएगा 4 2 3 1। तुम इसके केस में कह सकते हो 43 का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 43 हो गया, उसके बाद 46। इन द फ्लोइंग गिवन रिएक्शन ए इज, यहां पे करना पड़ेगा रिंग का एक्सपेंशन। देखते हैं रिंग का एक्सपेंशन किस प्रकार से यहां पे हम लोग कर सकते हैं। बच्चों रिंग का एक्सपेंशन थोड़ा सा हम लोगों को यहां पे करना पड़ेगा। है क्या, ये दिया हुआ है ऐसा, और इसके बाद CH3 है और डबल बॉन्ड CH2 है। पहले क्या करो, HBr H+ देता है, यहां पर HBr क्या देगा, H+। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, जानते हो। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में यहां पे बनता है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, तो ये H+ ले गया, Br- को बाहर कर दिया। अब जैसे ही बाहर किया तो यहां पर CH3 बना, और ये CH3 बना, और यहां पर बना कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। याद रखना ये H+ यहां जाएगा, यहां बनेगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब क्या हो गया, जब भी कभी, याद रखना, जब भी कभी 4 मेंबर रिंग और 5 मेंबर रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होगा कार्बोकैटायन, तो होगा रिंग का एक्सपेंशन। क्या बोला मैंने, जब भी 4 मेंबर रिंग और 5 मेंबर रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन पे होगा पॉजिटिव चार्ज, रिंग का एक्सपेंशन होगा। तो यहां पर हम लोगों को एक्चुअल में करना है रिंग एक्सपेंशन। अब जब तुम रिंग एक्सपेंशन इसका करोगे, तो ये जो कार्बोकैटायन जिस कार्बन से अटैच्ड है, कार्बोकैटायन वाला कार्बन रिंग के जिस कार्बन से अटैच्ड है उसी को ब्रेक करो। अब ब्रेक करके उसको यहां पर शिफ्टिंग करो, तो जहां से ब्रेक किया वहां पे डिफिशिएंसी हो जाएगा। तो यहां पे दिखा दो CH3 एंड CH3, और फिर इसको ब्रेक किया है, वहां पर जाके शिफ्ट कर दो, ये बन जाएगा नया कार्बोकैटायन। तो बच्चों इसको यहां से ब्रेक करो और यहां पे ट्रांसफर कर दो, बात खत्म। तो जहां ब्रेक किया वहां होगा डिफिशिएंसी, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो यहां पर हो गया न्यूट्रल। तो जहां से टूट करके गया वहां पर हमने इसको ऐसे तोड़ के ऐसे कर दिया, तो वहां हो गया डिफिशिएंसी। अब देखो 4 से कहां पहुंच गए, 4 से पहुंच गए 5, 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर रिंग बना दो। अब 5 मेंबर रिंग बना करके जहां मने वहां डाल दो प्लस चार्ज, लेकिन जहां प्लस चार्ज है, देखो ध्यान से बच्चों, देखो ना, जहां प्लस चार्ज है उसके बगल वाला कार्बन पे कितना मिथाइल है, 2। तो जहां पे प्लस चार्ज है उसके बगल वाला कार्बन पे दिखा दो 2 मिथाइल, और उसके बाद यहां पर तुम करा दो 1,2 मिथाइल शिफ्ट, क्योंकि और ज्यादा मोर स्टेबल बना सकते हैं कार्बोकैटायन। तो ये मिथाइल को यहां पर रख दो। जैसे तुमने किया 1,2 मिथाइल शिफ्ट, तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट करने के बाद यही जो फॉर्मेशन करता है वो करता है मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, और इस मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के ऊपर अब Br- का तुम अटैक कराओगे, तब जाकर के तुमको जो बनने वाला है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट इसमें ये होने वाला है। ध्यान से देखो इसको अच्छे तरीके से, रिंग एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट यहां पर तुम लोगों को दिया हुआ है। बच्चों समझ में कुछ आ रहा है जो मैं कह रहा हूं, बिल्कुल आना चाहिए। तो बच्चों देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, तो 4 इसका आंसर बड़े आराम से हो जाएगा। तुम इसको समझो, यहां पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, रिंग का एक्सपेंशन यहां पर हो रहा है। ठीक है, बात खत्म हो गया। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑन मिक्सिंग ए सर्टेन एल्केन विथ क्लोरीन एंड irradiating it with ultraviolet light, it forms only one monochloroalkane. This alkane should be या could be, जो भी है, कौन सा एल्केन यहां पर होना चाहिए जो 1 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स देता हो। कौन ऐसा एल्केन है जिसका Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सिर्फ 1 देगा मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स, तो क्या होगा आंसर। यहां पे हमको एक्चुअल में देखना होता है बच्चों टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। जितने टाइप्स का होगा हाइड्रोजन एटम्स उतने टाइप्स के बनेंगे मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स। तो प्रोपेन में कितने टाइप्स के हाइड्रोजन हैं, तो प्रोपेन में जो ये है वही ये है और ये अलग है। तो इसमें एक यहां होगा एक यहां होगा, ये तो आइडेंटिकल है। तो बच्चों यहां पर 2 प्रकार का बनेगा प्रोडक्ट, एक यहां पर एक यहां पर, 2 बन जाएगा। पेंटेन में तुम देखोगे तो पेंटेन में आप देखोगे कितने टाइप्स के हाइड्रोजन एटम हैं, जितने टाइप्स के होंगे हाइड्रोजन एटम उतने टाइप्स के बनेंगे यहां पे क्लोरो डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट। ये है 1 डिग्री, जो ये है वही ये है, तो टाइप 1 इसको कर दो कैंसिल, क्योंकि ये 1 डिग्री किससे अटैच्ड है 2 डिग्री से, और ये भी 1 डिग्री किससे अटैच्ड है 2 डिग्री से, तो ये हो गया टाइप 2, इसको कैंसिल कर दो।
लेकिन ये 2 डिग्री अलग है, यहां पर 3 प्रकार का होगा क्लोरीनेशन, एक्सक्लूडिंग द स्टीरियोआइसोमर्स। मैं यहां पर स्टीरियोआइसोमर्स को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल को काउंट नहीं कर रहा हूं, विदाउट इंक्लूडिंग द स्टीरियोआइसोमर्स। वो यहां पर 3 बनेगा, ये और ये आइडेंटिकल हो गया, एक यहां होगा, ये और ये आइडेंटिकल हो गया, लेकिन ये अलग है क्योंकि ये 2 डिग्री बीच में है। तो एक बनेगा 1 क्लोरोपेंटेन, एक बनेगा 2 क्लोरोपेंटेन और एक बनेगा 3 क्लोरोपेंटेन। उसके बाद है आइसोपेंटेन। तो आइसोपेंटेन में देखोगे तो आइसोपेंटेन का मतलब हो गया ये इसी को कहते हैं आइसोपेंटेन। तो जो ये है वही ये है। तो एक टाइप यहां होगा, ये टर्सरी है, इसको मान लो टाइप 2, ये सेकेंडरी है, इसको मान लो टाइप 3, और ये प्राइमरी। इस दोनों 1 डिग्री से अलग है क्योंकि ये 1 डिग्री अटैच्ड है ये 1 डिग्री अटैच्ड है 2 डिग्री से, और ये दोनों 1 डिग्री अटैच्ड है 3 डिग्री से। तो यहां पर इसको मान लेते हैं टाइप 4। तो बच्चों यहां पर जब तुम क्लोरीनेशन करोगे तो एक बार क्लोरीन यहां लगा के देखो, एक बार यहां लगा के देखो, एक बार यहां लगा के देखो टर्सरी पे, एक बार इस दोनों में से कहीं एक जगह लगा के देखो, 4 अलग अलग नाम आएगा। नाम अलग है तो अलग स्ट्रक्चर मानेंगे, नाम सेम आ गया तो वो आइडेंटिकल हो गया, तो यहां पर 4 बनेगा। आंसर होगा नियोपेंटेन, क्योंकि नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर होता है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, और नियोपेंटेन में सिर्फ 1 टाइप का हाइड्रोजन एटम है। तुम देखोगे ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, किससे अटैच्ड है? 4 डिग्री से। तो 4 डिग्री कार्बन में कोई H होता नहीं है, तो 4 डिग्री कार्बन एटम में कोई H है नहीं, तो वहां पर क्लोरीनेशन होगा नहीं। और जो ये है वही ये है, वही ये है, वही ये है। जब एक Cl2 के साथ रिएक्शन कराओगे, कहीं एक जगह यहां पर क्लोरीनेशन हो सकता है और कहीं पे तो यहां पर हो ही नहीं सकता है बच्चों, ठीक है। तो तुम देख सकते हो इसी में से कहीं एक ही जगह तुम करके बना सकते हो प्रोडक्ट, बात खत्म। यानी कि इसका 49 का आंसर हो जाएगा 4 नियोपेंटेन, क्योंकि साफ कह रहा है कि ओनली 1 मोनोक्लोरोएल्केन कौन देगा, तो यहां पर चेक करना होता है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आ गई होगी, किस प्रकार से सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया, और जहां जहां बोला एनसीईआरटी से थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा बातों को, तो आप जरूर याद करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, और एनसीईआरटी को आप इसी तरह से पढ़ते रहिए। जितने भी आपको वहां पर टेबल में दिया हुआ है, पीके का वैल्यू, पीकेवी का वैल्यू, या फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का डेटा दिया हुआ है, उसके आधार पर ऑर्डर को जरूर आप याद करेंगे। ओके, थैंक यू।